बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग आ चुके होंगे। मैं थोड़ा वेट करता हूँ ताकि बाकी सारे पार्टिसिपेंट आ जाएं। आज की ये जो क्लास है, वैसे तो मैंने ये लेनी थी व्हाट्सएप पे, लेकिन थोड़ा सा मैंने जल्दी में जाना था, तो मैं इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहा हूँ जूम मीटिंग में। आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो आप काइंडली आ जाएं इसमें चैट बॉक्स में और वहाँ पे लिख दीजिए कि आपको आवाज़ आ रही है, या आपको स्क्रीन नज़र आ रही है तो बता दीजिए, यस कर दीजिए यहाँ पे। ये लेक्चर आज उर्दू में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि मुझे कुछ बच्चों के मैसेज भी आते हैं कि सर थोड़ा सा उर्दू में करेंगे, ये सब्जेक्ट ज़रा मुश्किल है साइकोलिंग्विस्टिक्स, तो इसको ज़रा उर्दू में करें। तो आप काइंडली चैट बॉक्स में आएँ और अपना लिखें उसमें कि कैन यू हियर मी, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन। ओके, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब आप वापस आ जाएं मेन उसमें जूम मीटिंग में। अभी तक 11 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है मुझे, और इसमें मैं नाम पढ़ देता हूँ जल्दी से, फिर हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी बातें करनी है और टाइम शार्ट होगा हमारे पास। अलिशबा खान ने ज्वाइन कर लिया है, अनुषा, आशा रेहाब, लाइबा, अवान, सैयद अहमद, सैयद मुकद्दस, वसाम कियानी, आशा बीबी, लाइबा जावेद, जैनब ताहिर। ओके, तो ठीक है, 11 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया, हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ लैंग्वेज। अच्छा, ये जो टॉपिक है बायोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ लैंग्वेज, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक्चुअली ये किताब का नाम भी है जो डॉक्टर लैंडबर्ग ने लिखी है 1967 में। इसके बारे में आगे चल के मैं बात करूँगा। पहले आप ये देखिए कि अब तक जितना हम डिस्कस कर चुके हैं लैंग्वेज के बारे में, उसमें साइकोलिंग्विस्ट, जैसे कि आप जानते हैं कि इसका यानी लैंग्वेज ब्रेन के साथ क्या ताल्लुक है उसका, ठीक है। और इंसानी जो जिस्म है, अब तक या पूरी कायनात में जो चीज़ सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स है, वो इंसान का दिमाग है। जैसे ये आपके सामने पिक्चर मैंने शो की है, जो मैंने फेसबुक सॉरी गूगल से डाउनलोड की है। ये इसके 2 पार्ट हैं ब्रेन के। अगली पिक्चर में मैं बताऊँगा आपको। ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये मैं सॉरी कर्सर ऊपर मूव कर रहा हूँ, इसे कहते हैं सेरेब्रम, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, और ये नीचे वाला जो नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं स्टेम। ये ब्रीदिंग वगैरह और हार्ट बीट वगैरह को कंट्रोल करता है। और ये जो ऊपर वाला है, ये वाला, इसे हम कहते हैं सेरिब्रम। इस सेरिब्रम के जो है 2 हिस्से हैं, ठीक है। ये देखिए नीचे ब्रेन स्टेम मैंने शो किया है, और ये ऊपर जो है सेरिब्रम है। तो सेरिब्रम जो है, इसके 2 हिस्से किए गए हैं, यानी इसको लेफ्ट हेमिस्फीयर भी कहते हैं हम, और राइट हेमिस्फीयर भी। खैर, इसको मेरा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें अभी। अब नेक्स्ट ये देखें, लेफ्ट हेमिस्फीयर ये है, ये जो आप ब्लू हिस्सा नज़र आ रहा है, और ये राइट हेमिस्फीयर है, ठीक है। अब जो लैंग्वेज है उसके बारे में ये ख्याल है, ख्याल तो नहीं है, अब तो ये बात तय हो चुकी है कि लैंग्वेज जो है ज़्यादातर लेफ्ट हेमिस्फीयर में है, ठीक है, इस एरिया में है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं लेटरलाइजेशन और लोकलाइजेशन, ठीक है। यानी ये जो पूरा पोर्शन है आपको सुर्ख और ब्लूइश नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं सेरिब्रम, यानी अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन। और इसके पीछे जो है लोअर है, जैसे ये ब्रेन स्टेम है, जो ब्रीदिंग वगैरह और हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। तो अब चूंकि दिमाग जो होता है, ब्रेन जो होता है, वो आपकी इंसान की जो खोपड़ी है उसके अंदर होता है ना, और इसको हम देख नहीं सकते हैं। और यानी जब ये काम कर रहा होता है, चाहे वो लैंग्वेज एक्टिविटी कर रहा हो, चाहे वो दूसरे जो जिस्म के फंक्शंस हैं वो कर रहा हो, कंट्रोल कर रहा हो, ये मेन सेंटर है। और अच्छा, इसके अंदर मूवमेंट भी नहीं होती है। जैसे आपने देखा होगा, स्टोमिक है, एक मस्कुलर बॉडी है, वो मूव करता है, खुराक को पीसता है। सेम गोज विद हार्ट, वो भी एक हर वक्त बीटिंग कर रहा होता है। लेकिन ये जब काम बहुत ज़्यादा भी कर रहा हो दिमाग, तो ये इस तरह पड़ा रहता है खामोश से। तो इसको जांचने के लिए ये कैसे काम कर रहा है, कौन सी लैंग्वेज फंक्शन कर रहा है, साफ ज़रा उसके लिए फिर कोई तरीका, एक ही तरीका है कि आप एक इंसान ज़िंदा हो, उसे थोड़ा-सा एनेस्थीसिया दिया जाए, या उसका निचला पोर्शन जो है जिस्म का, उसको बेहोश किया जाए, और ऊपर उसकी खोपड़ी जो है उसको किसी सिज़ेरियन प्रोसेस से काट के देखा जाए अंदर क्या है। लेकिन जब आप अंदर जाएँगे तो फिर वो दिमाग पड़ा हुआ है, छोटा-सा आपको अंदर पड़ा हुआ मिलेगा, गोश्त का एक टुकड़ा-सा है। उसके अंदर हरकत तो है नहीं है, ये खामोशी से काम कर रहा है, और ये इतना मिरेकल है अल्लाह का। एक अजीब-सी चीज़ है कि इसके अंदर मोर दैन 10 बिलियन या मोर दैन 12 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। और इसकी जो इम्पोर्टेंस है कि वो ये है कि काफ़ी सारे ये जिस्म के फंक्शंस कंट्रोल कर रहा है। एक जो रिसर्च आई है वो ये है कि जो लेफ्ट, ये देखें आपके सामने मैंने शो किया है, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर।
अब लेफ्ट हेमिस्फीयर के बारे में जो तजुर्बात हुई हैं वो ये कहते हैं कि लैंग्वेज हमारी जो है यहाँ से कंट्रोल होती है, ठीक है। और ये राइट हेमिस्फीयर जो है इसके बारे में भी ख्याल है कि दिमाग जो है लैंग्वेज शिफ्ट करता रहता है, यानी सेंटर्स शिफ्ट होते रहते हैं। अभी तक जो 90% एविडेंस मिली है वो ये है कि जो लैंग्वेज कंट्रोल है वो लेफ़्ट दिमाग के लेफ़्ट हिस्से में है, ठीक है। लेकिन कुछ डॉक्टर्स जो सर्जन्स होते हैं, ब्रेन सर्जरी करते हैं, उनकी रिपोर्ट्स ये भी हैं कि राइट हेमिस्फीयर में भी लैंग्वेज के कुछ पॉकेट्स पाए गए हैं, ठीक है। लेकिन ये जो राय है कि दिमाग की जो राइट हिस्सा है, राइट हेमिस्फीयर है, यहाँ भी लैंग्वेज कंट्रोल है, उसके बारे में ये ख्याल है कि ये रिजर्व एरिया है। अगर खुदा न खासा किसी का ये लेफ़्ट हेमिस्फीयर डैमेज हो जाता है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, तो क्या वो बंदा बोल सकेगा? वो बात को समझ सकेगा? तो कहते हैं उस सूरत में ये दूसरा जो राइट हेमिस्फीयर है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने सिस्टम रखा हुआ है, रिज़र्व सिस्टम, वहाँ से लैंग्वेज के पॉकेट्स एक्टिवेट हो जाती हैं। लेकिन अभी तक इसकी एविडेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादातर एविडेंस यही है कि लेफ़्ट हेमिस्फीयर के अंदर लैंग्वेज है, ठीक है। और अगर लेफ़्ट हेमिस्फीयर किसी वजह से डैमेज हो जाए, तो आप ना बोल सकेंगे, ना आप समझ सकेंगे। अच्छा, एक और चीज़ जिसे हम कहते हैं लेटरलाइजेशन, ओके। वो ये है कि आपका जो लेफ्ट हिस्सा है दिमाग का वो राइट कंट्रोल करता है, यानी आपका राइट आर्म कंट्रोल होता है, राइट लेग कंट्रोल होती है, और राइट जो हिस्सा होता है दिमाग का वो लेफ्ट को कंट्रोल करता है। ये भी एक बहुत बड़ी रिसर्च है। अच्छा, अगर हम बात करें लेफ्ट हेमिस्फीयर की ना, तो लेफ्ट हेमिस्फीयर मैंने जैसे कि पहले कहा कि लेफ्ट हेमिस्फीयर के अंदर लैंग्वेज है। जब हम कहते हैं लैंग्वेज है तो इससे मुराद दो चीज़ें होती हैं कि आप लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे इस वक्त मैं बोल रहा हूँ, उर्दू बोल रहा हूँ आपके सामने, और और दूसरा ये है कि आप लैंग्वेज को समझते हैं, ये लिसनिंग करते हैं या रीडिंग करते हैं, ठीक है। तो अब अगर लैंग्वेज तय हो चुकी है कि हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर में है, ये आपके सामने जो दिख रहा है लेफ्ट हेमिस्फीयर, और मैं पिक्चर लेके दिखाता हूँ आपको, जस्ट मिनट। ये जो है ये ब्लूइश जो है ना, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है, लैंग्वेज यहाँ पे है, ठीक है, ये वाली। जैसे पीछे जाएं तो ये देखें, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है, ये यहाँ से लेकर ये अगर आपको दिख रहा है क्लियर, तो ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है। यानी लैंग्वेज आपकी जो है इस एरिया में है, और ये जो राइट साइड का दिमाग है इसके अपने फंक्शंस हैं, और ये जो नीचे वाला स्टेम है इसके अपने फंक्शंस हैं। ये नाम आपको याद होने चाहिए। ये दोनों ऊपर जो हेमिस्फीयर लगे नज़र आ रहे हैं आपको, इनको हम कहते हैं सेरिब्रम, और ये नीचे जो है स्टेम है, ठीक है। और ये जो पोर्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ लेफ्ट साइड पे, इसे हम कहते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर, लैंग्वेज इज लोकेटेड हियर। अब इस सारे जो गोश्त का आपको लोथड़ा सा नज़र आ रहा है, इसके किस हिस्से में लैंग्वेज है, अब मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। ये जो एरिया है ये आपका जो लेफ्ट ईयर होता है, इससे थोड़ा सा ऊपर करके और आगे यहाँ पे ये जगह जो है, जो पॉल ब्रोकर ने दरियाफ्त किया है, तो यहाँ पे वो कहते हैं स्पीच है, यानी स्पीच प्रोडक्शन है। अगर यहाँ पे डैमेज हुआ तो आप बोल नहीं पाएंगे। और अगर जो आपका लेफ्ट ईयर है उससे थोड़ा सा ऊपर करके, थोड़ा सा ये जगह जो पीछे करके है, यहाँ पे आपका वर्ण की एरिया है। तो यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग है, कंप्रिहेंशन है, लिसनिंग है। ओके, लेट्स मूव ऑन। ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है आपको, ये देखें। तो अब आपने देखा कि ये ब्रोका एरिया है, यानी ये जो एस है आपका, एस और ए, इस जगह में आपका ब्रोका एरिया है, यहाँ आपकी स्पीच प्रोडक्शन कंट्रोल होती है, ठीक है। और ये वर्ण की एरिया में लिखा हुआ है पिक्चर की, इसके ऊपर जो जगह है ये वाली, यहाँ पे आपका लिसनिंग जो है कंट्रोल होती है। तो ये इसे कहते हैं हम लेफ्ट हेमिस्फीयर, ओके। दिमाग का जो है लेफ्ट हेमिस्फीयर है, और ये लेफ्ट साइड आपको दिखाई जा रही है। ब्रोका ने दरियाफ्त किया है, यानी ब्रोका जो एरिया है इसका मतलब है यहाँ से स्पीच कंट्रोल होती है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये ब्रोका का एरिया शो हुआ है, ये सारी पिक्चर्स मैंने डाउनलोड की हैं। यहाँ पे ये जो देखें, अगर आप दिमाग को देखें, ये सारा जो आपके सामने है, ये वाला पोर्शन, इसको हम कहेंगे सेरिब्रम, ओके। तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है सारा, ठीक है। और इसमें ये दो एरिया हाईलाइट किए गए। वैसे ये देखें, ये भी पोर्शन नज़र आ रहा है आपको, ये एक पोर्शन आ रहा है मोटर कॉर्टेक्स है, ये आपका सेंसरी कॉर्टेक्स आ रहा है, ये वाला ये जगह जो है, ठीक है। तो ये लोब है एक, आपको ये देखें, एक ये लोब है, जायरस इसे हम कहते हैं। ये वैसे टेक्निकल चीज़ें हैं, आपके पढ़ने की नहीं है। आपने ये 2 पॉइंट याद रखने हैं एज ए साइकोलिंग्विस्टिक स्टूडेंट्स, कि ब्रोका एरिया यहाँ से स्पीच कंट्रोल होती है, और वर्ण की एरिया ये वाला एरिया जो है यहाँ से सॉरी क्या होता है, लिसनिंग कंट्रोल होती है। अगर डैमेज यहाँ पे पड़ गया किसी वजह से दिमाग में, तो बंदा बोल सकेगा लैंग्वेज सॉरी
लैंग्वेज बोल सकेगा, लेकिन वो उसको बातें दूसरों की समझ नहीं आएंगी। और अगर यहाँ पे डैमेज हो गया तो फिर ये होगा कि आप मुंह से तो नहीं बोल सकेंगे, लेकिन आपको बातें समझ आएंगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट जाते हैं हम। अब आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट चल रहा है नेचर वर्सेस नर्चर लैंग्वेज के बारे में, कि लैंग्वेज जो है अगर दिमाग के अंदर है, ब्रेन के अंदर है, तो आ, क्या ये यानी दिमाग अगर लैंग्वेज को कंट्रोल कर रहा है, प्रोसेसिंग को, तो फिर ये नेचर का क्या रोल है? यानी अगर क्या लैंग्वेज हम खुद सीखते हैं बाहर से, नेचर का मतलब है कि ट्रेनिंग मिलती है हमें, एक्सटर्नल स्टिमुलाई होते हैं, या ये लैंग्वेज जो है अंदर से है, यानी इनग्रेन्ड है, प्री प्रोग्रामिंग है, वी आर प्री डिस्पोज्ड एट्सेट्रा। तो इसके ऊपर बड़ी थेरी चल रही हैं। ठीक है, अब जैसे नेचर एंड नर्चर की जो थेरी है, इसमें दो नाम बड़े मशहूर हैं जो कि हम बहुत ज़्यादा इनकी बातें कर चुके हैं। एक नोम चॉम्स्की का है, एक B.F. स्किनर का है। नोम चॉम्स्की का ख्याल है कि लैंग्वेज जो है बायोलॉजिकल टाइम क्लॉक से आती है, यानी एक वक्त आएगा आप बोलने लगेंगे, यानी आप चाहें या ना चाहें, तो जैसे ही वो टाइम आएगा तो आप बोलना शुरू हो जाएंगे, चाहे वो 2 साल का अरसा है, 3 साल का है, 4 साल का। ठीक है, और इसको हम कहते हैं इनेट थेरी, इनेटनेस और नेटिविस्ट थेरी। ये लिखा हुआ है आखिर में, नेटिविस्ट टेक ऑन द लैंग्वेज। ओके, तो नेटिविस्ट टेक क्या है, नेटिविज्म क्या है, मेंटलिज्म क्या है, ये सारी सिनोनिमस टर्म्स है। नेटिविज्म, मेंटलिज्म, इनेटनेस, कि लैंग्वेज अंदर मौजूद है और बायोलॉजिकली टाइम्ड है। यानी बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे कुछ परिंदे होते हैं वो अपने टाइम पे काम करते हैं, दरख्त जो अपने टाइम पे पत्ते झड़ते हैं उनके, तो इस वक्त एक टाइम जब आएगा तो इंसान का बच्चा बोलने लगेगा, चाहे उसे बाहर से ट्रेनिंग मिले ना मिले। ये जैसे ट्रेनिंग B.F. स्किनर कहते हैं कि हम ट्रेनिंग देते हैं, उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, उसको एक्सटर्नल स्टिमुलाई दिए जाते हैं और उसका बिहेवियर शेप किया जाता है। तो B.F. स्किनर का, सॉरी, नोम चॉम्स्की का ये ख्याल है कि ये ट्रेनिंग ठीक है, इसका रोल है, लेकिन ये सिर्फ ट्रेनिंग की वजह से नहीं हम बोल रहे हैं कि भाई हम बाहर से इनपुट मिल रही है, एसोसिएशन मिल रही है, इमिटेशन हो रही है, पेरेंट्स लैंग्वेज बोल रहे हैं तो बच्चा वो पेरेंट्स को देख के लैंग्वेज सीख रहा है। वो नोम चॉम्स्की कहते हैं इसका रोल ज़रूर है, इन्वायरमेंट का जो रोल है वो ज़रूर है। अगर इन्वायरमेंट एम्पावरिश्ड होगा, उसके अंदर लैंग्वेज नहीं होगी, तो बच्चे की लैंग्वेज डेवलप नहीं होगी। लेकिन ये नहीं हम कह सकते कि लैंग्वेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट से आ रही है। लैंग्वेज अंदर मौजूद है, इन्वायरमेंट जो है वो अगर अच्छा है, रिच है, तो लैंग्वेज अच्छी डेवलप होगी। अगर लैंग्वेज अच्छा, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, जैसे बच्चे अगर ऑर्फनेज में भेज दिए जाए पैदाइश के बाद, उनको किसी यतीम खाने में पढ़ने के लिए भेज दिया जाए जहाँ ज़्यादा लैंग्वेज नहीं बोली जाती है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट स्लो हो सकती है। लेकिन ये नहीं हम कह सकते लैंग्वेज डेवलप होगी ही नहीं। ठीक है, इसी तरह कोई बच्चा पैदा होते ही उसको जंगल में छोड़ दिया जाए, लेट्स से, ये एक अलग केस होगा कि बिल्कुल उसको इनपुट ना दिया जाए, लेकिन वो कुछ ना कुछ ज़रूर बोलेगा क्योंकि उसके अंदर मैकेनिज्म है लैंग्वेज का। तो जेनेटिकली वी आर प्री प्रोग्राम, ये एक बहुत बड़ा जो डिबेट है नेचर वर्सेस नर्चर। अब नेटिविस्ट व्यू क्या कहता है कि, अच्छा आप लोग ज़रा काइंडली चैट बॉक्स में आएँ और वहाँ लिखें कि आपको स्लाइड्स नज़र आ रही हैं और मेरी आवाज़ आ रही है जल्दी से, ताकि ये ना हो कि लेक्चर ज़ाया हो जाए। चैट बॉक्स में आके लिखें आपको आवाज़ आ रही है, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? ओके, ठीक है, फिर आप वापस आ जाएं अपने मेन रूम में जल्दी से। ओके ओके, कम टू द मेन स्क्रीन। अच्छा, अब नेटिविस्ट व्यू ये कहता है कि एनवायरनमेंट स्टिमुलाई एलोन सच एज लर्निंग कैन नॉट अकाउंट फॉर लैंग्वेज पोजेशन। ठीक है, तो यानी ये B.F. स्किनर की थ्योरी है कि जो कुछ हम सीखते हैं एनवायरनमेंट स्टिमुलाई से सीखते हैं। मसलन बच्चे को पिक्चर दिखाई जाती है, ये एक स्टिमुलस है, तो उसके जवाब में वो लैंग्वेज प्रोड्यूस करता है। और साफ ज़रा ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये जो पिजन्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए या रैट्स के ऊपर किए गए, उनका जो बिहेवियर जो है चेंज किया गया, उनको स्टिमुलाई दिखाई गई, जैसे एक राड दिखाई गई तो वो प्रेस किया राड को, ये स्टिमुलस था, तो उसने रिस्पांस दिया। तो B.F. स्किनर कहते हैं यही जो ट्रेनिंग है, ये लर्निंग ट्रेनिंग है, ये इंसानों पे अप्लाई करके लैंग्वेज सिखा सकते हैं। अब नोम चॉम्स्की इसका इनकार नहीं करते हैं, यानी वो ये कहते हैं कि जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई हैं उनका रोल है, अगर वो बिल्कुल नहीं होंगे तो लैंग्वेज ट्रिगर ही नहीं होगी। लेकिन ये बात है कि लैंग्वेज पहले से मौजूद है, कॉग्निटिव फ्रेमवर्क अंदर मौजूद है दिमाग के अंदर, और उसको ट्रिगर करने के लिए हमें इन्वायरमेंट चाहिए।
लेकिन ये कहना कि सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज हम एनवायरनमेंट से सीखते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर ये ठीक होती तो फिर एक 2 साल का बच्चा, यानी 2 साल से लेकर तकरीबन आप समझ लें कि 1.5 साल से लेकर सवा 2 साल का बच्चा जो है लैंग्वेज बोलने लगता है। तो क्या इस अरसे में जो लैंग्वेज है वो सारी जो है एनवायरनमेंट से आ रही है? क्या इतना ज़्यादा उसको पेरेंट्स ने इनपुट दे दी है? इसका मतलब है लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अंदर मौजूद थी और उससे वो लैंग्वेज आई है। तो ये बड़ी एक स्टेटमेंट है जो मैंने पिक की है बुक से, कि एनवायरमेंटल स्टिमुलाई अलोन सच एज लर्निंग कैन नॉट अकाउंट फॉर लैंग्वेज पोजेशन। ओके, इसको नाम देते हैं पॉवर्टी ऑफ द स्टिमुलस। इन स्टिमुलस जो है वो पुअर है, कि सिर्फ हम स्टिमुलस के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट जरा मैं आपको जल्दी से बयान करता हूँ। अब यहाँ पे आते हैं डॉक्टर लैंडबर्ग, जिनकी किताब का आज मैं जिक्र करना चाहता हूँ, जो कि हमारा टॉपिक है, डॉक्टर लैंडबर्ग। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा आगे शो करता हूँ आपको एक और स्लाइड। ये डॉक्टर लैंडबर्ग हैं, जिन्होंने 1967 में बुक लिखी है बायोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ लैंग्वेज। अच्छा, मज़े की बात ये डॉक्टर साहब जो थे बायोलॉजिस्ट भी थे और लिंग्विस्ट भी थे, और इनका जो एक्सपीरियंस है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है। ठीक है, तो इसलिए इनकी जो और उन्होंने ये किताब भी कब लिखी है, जब बी एफ स्किनर और डॉक्टर चॉम्स्की के बाद। ठहरे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें 1957 में बी एफ स्किनर ने किताब लिखी है वर्बल बिहेवियर। और आपको अब ये पता चल चुका होगा, 6 सेमेस्टर स्टूडेंट्स साइको लिंग्विस्टिक्स जो पढ़ रहे हैं, कि बिहेवियरिज्म थ्योरी क्या है। बिहेवियरिज्म जो है एक्चुअली ये कंडीशनिंग प्रोसेस है। ठीक है, जिससे बिहेवियर को कंडीशन करते हुए चेंज किया जाता है। और प्राइमरीली दिस एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड ऑन रैट्स, पिजन्स एंड डॉग्स। ओके, और वहाँ से ये थ्योरी को एक्सटेंड किया गया वर्बल बिहेवियर पे, यानी लैंग्वेज पे। वर्बल बिहेवियर का मतलब है लैंग्वेज। तो नोम चॉम्स्की ने कहा कि जो अगर हम बिहेवियर चेंज कर सकते हैं रैट्स का, तो क्यों ना हम ये बिहेवियर चेंज करें इंसानों का भी, बच्चों का भी, और उनकी लैंग्वेज को मोल्ड करें। नोम चॉम्स्की ने इसकी क्रिटिक लिखी सॉरी 1959 में, और उनकी जो क्रिटिक है उसका नाम है सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर्स, यानी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, सिंटैक्स। तो उसमें उन्होंने कहा भाई आप जो कुछ कह रहे हैं उसको हम डिनाई नहीं करते हैं, जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है उसका रोल है। लेकिन आप ये जो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ लर्निंग जो है एक्सटर्नल स्टिमुलाई से होती है, यानी आप सिखाएंगे तो बच्चा लैंग्वेज सीखेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सिखाएं या ना सिखाएं, एक वक्त आएगा बच्चा लैंग्वेज बोलेगा, क्योंकि उसके अंदर प्री प्रोग्रामिंग है, वो प्री डिस्पोज्ड है, उसके अंदर प्रोग्रामिंग की गई है, और वो बायोलॉजिकली क्लॉक्ड है। जैसे जैसे उसकी डेवलपमेंट होगी, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट होगी, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर उसका डेवलप होगा। ठीक है, उसका जो फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट होगी, उसका बाकी बॉडी के जो फंक्शन डेवलप करेंगे, उसका दिमाग डेवलप होगा, उसके बाजू डेवलप होंगे, तो एक वक्त आएगा उसके अंदर से जो ब्रेन है, ब्रेन का वो पोर्शन, जो दिमाग का वो पोर्शन जो लैंग्वेज को कंट्रोल करता है, वो भी एकदम शुरू हो जाएगा, ऑन सेट वो काम करना शुरू कर देगा। हाँ, ये बात है कि अगर उसको बिल्कुल इनपुट ना मिले लैंग्वेज का, तो वो बच्चा लैंग्वेज नहीं बोलेगा। तो नोम चॉम्स्की ने 1959 में भरपूर क्रिटिक की डॉक्टर साहब की, जो बी एफ स्किनर्स हैं, उनकी थ्योरी पे। अच्छा, अब लैंडबर्ग जो थे उन्होंने 1967 में ये किताब लिखी है बायोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ लैंग्वेज, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हैं थे ये थे, और इनके साथ 2 स्टूडेंट और भी थे। तो अब ये जो किताब है ये भी नोम चॉम्स्की को सपोर्ट कर रही है। बायोलॉजिकल फाउंडेशन का मतलब यही है कि हमारा जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, बायोलॉजी है हमारी, उसके अंदर लैंग्वेज जो है इन प्रिंटेड है, उसके अंदर वो पहले से प्रोग्राम्ड है। ठीक है, अब मैं दोबारा पिछली स्लाइड पे जाता हूँ। अब डॉक्टर साहब कहते हैं, डॉक्टर लैंडबर्ग, द कमिंग ऑफ लैंग्वेज अकर्स एट अबाउट द सेम एज इन एवरी हेल्दी चाइल्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, अब सारी दुनिया में अगर बच्चा हेल्दी है, एबनॉर्मल नहीं है, तो उसकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो सेम टाइम पे होगी। आपको मैं अभी टास्क दूंगा तो आप देखेंगे कि उसमें लिखा हुआ है 6 माह का बच्चा क्या करेगा, कूइंग करेगा, 1 साल का क्या करेगा, 1.5 साल का बच्चा क्या करेगा, 2.5 साल का क्या करेगा, और 5 साल तक बच्चा क्या करेगा। और पूरी दुनिया में यही माइलस्टोन्स हैं उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट के, और 5 साल के अंदर अंदर वो पूरी लैंग्वेज सीख जाता है। तो ये बात है, और इसको डॉक्टर साहब कहते हैं द कमिंग ऑफ लैंग्वेज अकर्स एट अबाउट द सेम एज इन एवरी हेल्दी चाइल्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड, strongly supporting the concept that genetically determined processes of maturation rather than environment influences underlie capacity for speech। ठीक होगा कि
इन्वायरमेंटल के जो इन्फ्लुएंसेस हैं, माहौल के जो सराउंडिंग के जो असरात हैं, उनकी बजाय क्या चीज़ काम कर रही है हमारी लैंग्वेज स्पीच के पीछे? प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन, यानी जेनेटिकली डिटरमिन्ड। हमारे जीन्स में ये लिखा हुआ है, जैसे ही हम मैच्योर होंगे हम बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है, साफ ज़रा 6 माह का बच्चा नहीं बोलेगा, साल का बच्चा नहीं बोलेगा, लेकिन सवा साल का बच्चा 1 वर्ड अटेंस करेगा। ठीक है, अब उसका मैच्योर होता जा रहा है ना, और थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो एक वक्त आएगा जब उसकी मेच्योरिटी आती जाएगी, वो लैंग्वेज बोलना शुरू कर देगा। और इसमें एक वक्त क्रिटिकल पीरियड भी आएगा कि एक वक्त आएगा उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टॉप भी हो जाएगी। अच्छा, आगे लिखा है कि अंडरलाइन कैपेसिटी फॉर स्पीच एंड वर्बल अंडरस्टैंडिंग, डॉक्टर लैनबर्ग पॉइंट्स आउट द implications ऑफ दिस कॉन्सेप्ट फॉर द therapeutic and educational approach to children with hearing or speech deficits। अब यहाँ से उन्होंने कहा कि जो बच्चों की लैंग्वेज के डिसऑर्डर्स होते हैं, थेरेपी उनको चाहिए होती है। ठीक है, उनके ऊपर फिर आपने ये अप्लाई करना है कि अंदर जो सिस्टम है मैच्योरिटी का, उसको अप्लाई करें। टीचिंग करनी है लैंग्वेज की, उसको करें। तो ये वो थ्योरी है डॉक्टर लैनबर्ग की, बायोलॉजिकल फाउंडेशंस। ओके, अब इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आगे डिस्कस करूँगा वो ये है कि अगर ये बात तय होगी, अ चाइल्ड कम्स विद अ बायोलॉजिकल प्री डिस्पोजिशन फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन, कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो दिमाग होता है वो क्लीन स्लेट नहीं होता, वो लैंग्वेज लेके आता है। ठीक है, बी एफ स्किनर की थ्योरी यहाँ रद्द की जा रही है और नोम चॉम्स्की की थ्योरी को सपोर्ट किया जा रहा है कि लैंग्वेज अंदर मौजूद है, और बच्चा जब आता है दुनिया में तो वो लैंग्वेज लेके आता है। तो फिर क्या एविडेंस है हमारे पास कि वो लैंग्वेज लेके आता है? ठीक है, क्या हमारे लैंग्वेज कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हम डिफरेंट हैं जानवरों से, चिंपैंजी से? तो इसके ऊपर जो हमारी एक बुक है, मैं अभी आपको बताता हूँ, उसके अंदर आप चैप्टर 4 जब पढ़ेंगे तो उसमें ये बताया गया है कि हमारा जो माउथ है, इंसानी माउथ है, वो हमारे जो लंग्स हैं, हमारे जो लिप्स हैं, जो हमारा ब्रेन है, ये इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि पता चलता है कि लैंग्वेज इनके अंदर इसका पोर्शन रखा गया है। जबकि बाकी जो प्राइमेट्स हैं, जो बाकी मैमल्स हैं, या पर्टिकुलरली चिंपैंजीज, हमारा जो मुवाजना किया जा सकता है वो बंदरों के साथ किया जा सकता है, क्योंकि जो बंदर होते हैं वो एक ऐसा प्राइमेट है, एक ऐसा मैमल है जो इंसानों से मिलता जुलता है इंटेलिजेंस में भी और एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में भी। ठीक है, तो जब भी हम कंपैरिजन करेंगे लैंग्वेज का, वर्बल बिहेवियर का, तो वो हमारा एप्स के साथ होगा। जब हम एप्स को ये देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसका जो एनाटॉमी है, उसका जो माउथ है, उसके जो लंग्स हैं, उसका जो दिमाग है, उसका जो लिप्स है, उसका जो वोकल ट्रैक है, उसको जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है हमारे जो दांत हैं, हमारे जो टीथ हैं, वो स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए गए हैं। बस हमारे जो टीथ हैं वो सिर्फ खाना चबाने के लिए नहीं बनाए गए हैं, वो इस तरह उनका बनाया गया है, उनका वो शेप बनाई गई है कि लगता है कि और फंक्शन भी अल्लाह ताला हमसे लेना चाहता था, और वो और फंक्शन क्या है? वही है लैंग्वेज स्पीच। तो इसके लिए मैं अभी आपको ये किताब जो आपके सामने है, द आर्टिकुलेट मैमल, इसमें आपका जो चैप्टर 4 है ये आपने पढ़ना है, और इसका टाइटल है प्री डेस्टिनेट ग्रूव्स। पेज नंबर 66 है मेरे पास, कि इज़ देयर अ प्री ऑर्डेन्ड लैंग्वेज प्रोग्राम। तो ये आप लोगों ने पढ़ना है, और इसमें एविडेंस प्रोवाइड की गई है कि हमारे जो माउथ है उसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, और ऐसा लगता है कि सिर्फ ये खाने के लिए नहीं बनाया गया कि हम खाना खाएं इससे, इसके अलावा भी कोई फंक्शन है, और वो फंक्शन क्या है? स्पीच, इन लैंग्वेज बोलना। इस तरह हमारे लंग्स का स्ट्रक्चर है, लिप्स का स्ट्रक्चर है, और ब्रेन का तो स्पेशल उन्होंने बताया है कि ब्रेन का तो एक पूरा पोर्शन जो है वो आपको मैं बताता हूँ, ये देखें। ब्रेन तो स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया इसी काम के लिए कि इसका एक हिस्सा जो है उसके अंदर लैंग्वेज है। ठीक है, ये जो हिस्सा है, और यानी हम इसे कहते हैं लेटरलाइजेशन, ओके, आर लोकलाइजेशन, यानी लैंग्वेज आपकी यहाँ पे है, और फर्दर जो लोकलाइजेशन है वो इस एरिया में है। यानी अब जैसे ये आपके सामने लेफ्ट हेमिस्फीयर मैंने शो किया है, और ये तय है कि पूरी दुनिया के इंसान जितने भी हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, उनमें पता चलता है कि अगर ये हिस्सा डैमेज हो जाए तो बंदा बोल नहीं सकता, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो इसका मतलब है लैंग्वेज लोकलाइज्ड है इस एरिया में। तो अगर ये बात है तो फिर इसका मतलब है कि पूरी दुनिया के इंसानों में अगर ऐसा है तो फिर हम कह सकते हैं वी आर बायोलॉजिकली क्लॉक्ड, कि हमारा जो एविडेंस है कि अंदर हमारी लैंग्वेज मौजूद है। ठीक है, उसके लिए एविडेंस कहाँ से आ रही है? दो तीन तरीके हैं एविडेंस के। मिसाल के तौर पर ऑब्जर्वेशन और अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स।
जब कभी एक्सीडेंट होता है, किसी के दिमाग में चोट लगती है और वो दिमाग डैमेज हो जाता है और उसे लाया जाता है डॉक्टर्स के पास, सर्जन के पास, तो वो उसको जब देखते हैं वो बोल नहीं पा रहा, तो ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होती है, ठीक है? और या फिर पोस्टमार्टम होते हैं, जैसे ही वो बंदा मर जाता है तो उसके दिमाग का पोस्टमार्टम किया जाता है, इंक्वायरी आफ्टर डेथ। उससे भी फिर ऑब्जर्वेशन होती है और उससे अंदाजे लगाए जाते हैं कि लेट्स से एक इंसान आता है जिसका डैमेज है, लेफ्ट हेमिस्फीयर डैमेज है और वो बोल नहीं रहा। दूसरा इंसान आता है, आदमी आता है जिसका राइट हेमिस्फीयर डैमेज है, उसी तरह उसी को ज़ख्म हुआ है, उसका वो राड लगा है सर में, लेकिन वो फिर भी बोल रहा है। तो इससे डॉक्टर अंदाजे लगाते हैं, क्या सराइयाँ करते हैं, थ्योराइजिंग करते हैं कि इसका मतलब है लैंग्वेज लेफ्ट हेमिस्फीयर में है, ठीक है? अच्छा, अगर लेफ्ट हेमिस्फीयर में है तो किस एरिया में है लैंग्वेज? क्या ब्रोका एरिया में है या वर्निकी एरिया में है? अगर वो लेट्स से कोई बंदा है, वो उसका वर्निकी एरिया डैमेज है, उसे राड लगी है, पिछला हिस्सा उसका दिमाग का वो ज़ख्मी हो गया है और वो बोल रहा है। तो डॉक्टर जो सर्जन्स हैं, ब्रेन सर्जन्स हैं, वो डेफ़िनेटली ये अख़ज़ करेंगे ना कि लैंग्वेज अगले हिस्से में है, यानी लेफ्ट हेमिस्फीयर के अगले हिस्से में है, ब्रोका एरिया में है। तो ये एक तरीका होता है उसका जाँचने का, ये एक एविडेंस होती है ना। दूसरा ये होता है, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट जो है वो बड़े ख़तरनाक होते हैं, ठीक है? क्योंकि एक्सपेरिमेंट आपने जब करना है तो ज़िंदा इंसानों पे करना है। जैसे एक्सपेरिमेंट किस तरह होते हैं, जैसे ये एक किताब है मेरे पास, ये देखें, ये आपको मैं दिखाता हूँ, पता नहीं अगर आपको नज़र आ रही हो। ये देखें, क्या लिखा हुआ है, एस्पेक्ट, अभी आपको उल्टा दिख रहा होगा, मिरर इमेजिंग है, एस्पेक्ट्स ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक्स। ये एक छोटा सा बुकलेट है, छोटी सी, डॉक्टर रियाज हसन साहब ने लिखी है। तो इसके एक पोर्शन है कि मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने, पेज नंबर 1 पे, कि जो एक होता है टेस्ट होता है पोसिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, पीईटी। शायद मैंने किसी पिछले लेक्चर में बताया आपको, पीईटी। और दूसरा होता है फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एफएमआरआई। और एक तीसरा होता है कंप्यूटर एक्शुअल टोमोग्राफी, कैट। ये टेस्ट क्या करते हैं, जितने भी टेस्ट हैं, ये टेस्ट ये चेक करते हैं कि अगर ये देखना हो कि दिमाग का कौन सा ऐसा काम कर रहा है, ठीक है? लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। वैसे तो दिमाग का सारा दिमाग जो है जिस्म को कंट्रोल करता है और साफ ज़ाहिर है, ब्रीदिंग है, हार्ट बीट है, हमारे इमोशंस है, जैसे दिमाग के जो डोमेन्स भी होते हैं, हमारे अफेक्टिव डोमेन है, कोग्निटिव डोमेन है, मोटर साइकिल डोमेन्स है। लेकिन ये देखना हो कि लैंग्वेज एक्टिविटी कौन सा एरिया कर रहा है। अब साफ ज़ाहिर है, ये तो इतना अर्सा गुजर चुका है, रिसर्च हो रही है कि राइट साइड पे लैंग्वेज एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ लेफ्ट साइड पे है, ठीक है? अब ये लोग क्या करते हैं कि ज़िंदा इंसान को क्या करते हैं, उसकी खोपड़ी को खोलते हैं और जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वहाँ इलेक्ट्रोड अटैच करते हैं, यानी करंट देते हैं उसको, और साथ उसे कोई टास्क देते हैं कि लेट्स से तुम काउंटिंग करो, 1 2 3 4 बोलो, ठीक है? और और साफ ज़रा, अगर वो इलेक्ट्रोड जो दिए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो दिया जा रहा है, अगर वो जगह जगह लगाते हैं ना उसके दिमाग, खुले हुए दिमाग पे, जहाँ उसको करंट लगेगा और वो बोलना स्टॉप कर देगा, मरीज़ जो है, पेशेंट है, सब्जेक्ट है, तो वो समझ जाएँगे कि यहाँ से स्पीच कंट्रोल होती है। लेट्स से ब्रोका एरिया पे वो आके लगाते हैं करंट, और बंदा जो काउंटिंग कर रहा है 1 2 3 4 5, वो एकदम चुप हो जाता है। तो इसका मतलब समझ जाएँगे ना कि यहाँ से स्पीच कंट्रोल होती है, ठीक है? और अगर उसको वर्निकी एरिया पे करंट लगाते हैं और उससे उसे कुछ बातें कर रहे हैं साथ-साथ, वहाँ से वो नहीं समझ सकता, तो वो समझ जाएँ कि यहाँ से कंट्रोल हो रही है। लेकिन इसमें वही बात है कि एक्सपेरिमेंट में खतरात भी होते हैं ना, कि ज़्यादा करंट लग जाए तो बंदा जो सामने है, वो एथिकली देखा जाए वो गलत बात है, वो मर जाए, आपका वो उसका स्पीच मुकम्मल लॉस हो जाए। लेकिन ये तजर्बात किए गए हैं। इसी तरह एक और है, जैसे आप शुगर जो होती है वो इंजेक्ट की जाती है, ठीक है? जैसे मैं अभी बताया, पोज़िट्रॉन टेस्ट जो है, ठीक है? इसमें क्या कहते हैं कि इंजेक्शन लगा के दिया जाता है और फिर इसकी पिक्चर्स ली जाती हैं दिमाग की, और साथ जो मरीज़ होता है उसको कोई लैंग्वेज का काम दिया जाता है, या बोलने का काम दिया जाता है या लिखने का काम दिया जाता है, और साथ उसको इंजेक्शन के ज़रिए शुगर इंजेक्ट की जाती है ब्लड में, ठीक है? अब जब उसकी वो पिक्चर लेते हैं, जो टेस्ट होते हैं, इमेजिंग ली जाती है, तो दिमाग के वो हिस्से जहाँ पे वो ज़्यादा वो कंसंट्रेशन होती है शुगर की, तो पता चल जाता है यहाँ पे दिमाग काम कर रहा था, और उस जगह पे जो है वो ज़्यादा उसकी थिक किस्म की पिक्चर्स आएँगी। तो वहाँ से पता चल जाता है कि यहाँ पे लैंग्वेज है। तो इंसान जो है दिमाग के बारे में अभी कहसराइयाँ ही कर रहा है, ठीक है?
इसे अभी समझ नहीं सका, ना वो बायोलॉजिस्ट समझ सके हैं, ना न्यूरो सर्जन समझ सके हैं, ना साइकोलॉजिस्ट समझ सके हैं, ठीक है। तो सिर्फ कोशिश की जा रही है, और सारी कोशिशें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता, कोई एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, बहरहाल हम इस तरफ बढ़ रहे हैं कि लैंग्वेज कहाँ पे है इंसान के अंदर। और जो साइकोलॉजिस्ट हैं जैसे नोम चॉम्स्की है, या यहाँ पे आज ये है, तो ये अपनी थ्योरीज दे रहे हैं कि लैंग्वेज जो है दिमाग में है, किस हिस्से में है ये हमें नहीं पता, लेकिन ये है कि लैंग्वेज अंदर मौजूद है। लेकिन जो न्यूरोसर्जन्स हैं वो कह रहे हैं लैंग्वेज लेफ्ट हिस्से में है, और फलां एरिया जो है उसे कंट्रोल करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो मैंने कवर कर लिया। अभी 10 मिनट्स रहते हैं, अभी मैं आपके माइक ऑन करूँगा, आप अपनी राय दें। आज आज के लेक्चर से कुछ ना कुछ आपकी जो है सेंसिटाइज हुए आप टॉपिक की तरफ। हमने दो थेरीज डिस्कस की हैं, बिहेवियरिज्म एंड मेंटलिज्म। और मेंटलिज्म को हम कहते हैं इनेटनेस थेरी, नेटिविस्ट थेरी, ओके। और इसी को लैंडबर्ग कहते हैं बायोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ लैंग्वेज। अब ये हमारा टॉपिक अब ख़त्म होने जा रहा है, और इसके बाद हम इंशाल्लाह थर्ड थेरी की तरफ बढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं इंटरेक्शनिज्म थेरी। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था, हम इस कोर्स में 3 थेरीज पढ़ेंगे। अब आपको जो मैंने किताब बताई है, इसको ये आपका टास्क है, कल के जो हमारा लेक्चर होगा उसके लिए, दी आर्टिकुलेट मैमल रिटन बाय जॉन एचसन, ये आपने पढ़ना है सब बच्चों ने। और इसका चैप्टर नंबर 4 जो है आपने पढ़ना है, और ये चैप्टर नंबर 4 है प्री डेस्टिनेट ग्रूव्स। ये हर किसी ने पढ़ना है, ठीक है, पेज नंबर 66 है। आप इसे अंडरलाइन करें, इसकी पिक्चर जो है मुझे भेजें व्हाट्सएप ग्रुप में, और इसको दिलचस्पी से पढ़ें। डेफिनेटली ये मुश्किल है पढ़ना, लेकिन जितने मैंने अभी तक लेक्चर्स दिए हैं, उर्दू में भी लेक्चर दे दिए, अब आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। अब आपको उसकी लैंग्वेज समझ आएगी, क्योंकि मैंने ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। और अब मेरे ख्याल में जितनी भी टेक्निकल टर्म्स हैं अब एक्सप्लेन हो चुकी हैं। अब मैं आपके माइक ऑन करता हूँ, या आप में से जो कोई भी बोलना चाहता है काइंडली जल्दी से रेज हैंड करें और अपनी राय दें। और 9:40 पे ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, और फिर मैंने कॉलेज जाना है, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर एनीबॉडी, एनी वॉलंटियर। आप उर्दू में भी बात कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं आपको लैंग्वेज नहीं सिखा रहा कि आपकी अंग्रेजी डेवलप कर रहा हूँ कि आप फॉर अंग्रेजी बोलें। मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ इस जो हमारा सब्जेक्ट है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसको क्लियर करें, आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले सवेरा बात करेंगी। सवेरा माशाल्लाह बहुत मेहनती हैं, और ये अक्सर इनपुट देती रहती हैं। और ओके सवेरा, प्लीज़ अनम्यूट योर सेल्फ। सवेरा अपना अपने आप को अनम्यूट करें, अनम्यूट योर सेल्फ, देयर इज अ बटन, अनम्यूट बटन। यस प्लीज गो अहेड। Assalamu alaikum, it's me Savera. Hope you all are doing well. So today's lecture was very interesting. It's all about like brain and the language development in the brain. And ओके, I'm also like agreed with Mr. Noam Chomsky, like that language is inside the brain, as you have told us about cognitive framework, and also the language is in left hemisphere and Broca and another area. I forgot the name. Sorry. अच्छा सवेरा ये That's all. बताइए, सवेरा सॉरी फॉर इंटरप्शन, यानी दोनों थियरीज आपने अब पढ़ ली हैं, सुन ली हैं, समझ ली हैं, तो आपने अभी बताया भी है, हमें थोड़ा सा आइडिया हो रहा है, तो ज़्यादा आपको कौन सी अपील कर रही है? यानी ये नोम चॉम्स्की वाली अपील कर रही है कि लैंग्वेज हमारे दिमाग में पहले से होती है, या बीएफ स्किनर की थियरी अप्रोच कर रही है कि नहीं लैंग्वेज हम बाहर से सीखते हैं स्टिमुलाई से? सर मुझे ना नोम चॉम्स्की की लाइक जो थ्योरी है वो मुझे ज़्यादा अपील कर रही है, क्योंकि लैंग्वेज जब एक बच्चा बोलता है, बिल्कुल जैसे आपने कहा, हम लोग जब ऑब्जर्व भी करते हैं तो सर समटाइम्स बच्चे ऐसी बातें बोलते हैं जो हम खुद हैरान हो जाते हैं कि इन्होंने ये कहाँ से सीखी है। हम्म, हालांकि बच्चे लाइक घर के एनवायरनमेंट में ही होते हैं, वो बाहर से इतनी चीजें नहीं सीखते। तो कॉग्निटिव फ्रेमवर्क और यूनिवर्सल ग्रामर का जो कंसेप्ट है वो भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम लोग बच्चों के सामने लाइक बिल्कुल एक अप्रोप्रिएट और प्रॉपर सेंटेंसेस, प्रॉपर लैंग्वेज नहीं बोलते। तो ठीक है। जब वो बोलते हैं वो प्रॉपरली बोलते हैं और वो बहुत अच्छा बोलते हैं। तो मुझे नॉम चॉम्स्की का जो वो है वो ज्यादा अपील कर रही है थ्योरी चले, मेंटलिज्म। थैंक यू वेरी मच। ठीक है सवेरा, थैंक यू वेरी मच। अब आप अपने को म्यूट कर लें। अब कोई और बोलना चाहे तो जल्दी से रेज ओके। हैंड करें, अदरवाइज मैं फिर खुद आपको कहूँगा कि आप बात करें, ठीक है। जल्दी से कोई और बोलना चाहे तो अपना प्लीज़ रेज योर हैंड। अरे अब जेंटलमैन, जेंटल लेडीज, शाबाश। अनुषा बैठी हैं, लिशबा है, अरीबा, आशर्य, आप, लाइबा, कौन बोलना चाहेगा? क्लिक ऑन रेज हैंड। खुद बोले बच्चे, आप लोग खुद बोलें, इससे कबल के मैं आपको कहूँ फलां बच्चा बात करें, खुद बोलें, जैसे अभी सवेरा ने बात की है। नहीं बात करना चाहते हैं कोई भी? अरीबा आप बात करेंगी? चलेंगे, रीबा बात करेंगी, रीबा बात करें, अनम्यूट योरसेल्फ रीबा। शाबा बच्चे जाओ, बोले बोले बोले। अभी कॉलेज, आप घर में बैठे हो, बोले आप अपने घर से बोलें, शाबाश, जितना मर्जी है बोलें।
जल्दी करें। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। Sir, I am clear about all topic, but I am confused in. Sir, please again repeat PET. I अच्छा don't know about it. It's also our blank, but I confused अच्छा, ऐसा है still ना, now. अभी अभी ठीक है, मैं समझ गया हूँ। अभी टाइम ज़रा शॉर्ट है, अभी हमारा टाइम रह गया, टोटल मेरा 2-4 मिनट रह गए हैं। तो ये मैं जो हमारा ग्रुप है ना व्हाट्सएप, उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये एक टेस्ट होता है, पोज़िट्रॉन टेस्ट होता है। और साथ ज़रा ये हम लोग लैंग्वेज सीख रहे हैं ना, ये डॉक्टर्स का टेस्ट है, यानी सर्जन जो होते हैं, ब्रेन सर्जन। ये हमारा एक शोबा है जिसे हम कहेंगे, उसे हम कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक। इसके ऊपर मैं फिर लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा इंशाल्लाह, ये इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सैयद अहमद, प्लीज़ अनम्यूट योरसेल्फ। सैयद अहमद, जल्दी से अनम्यूट करें प्लीज़। अस्सलामुअलैकुम सर। यस प्लीज़ अहमद। सर आज का लेक्चर बहुत अच्छा था सर, और काफ़ी चीज़ें क्लियर है सर। जो थ्योरीज हैं नॉर्म चॉम्स्की की और स्किनर की, लेकिन सर मैं इसमें सर जो है मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर बेशक जो है लैंग्वेज हमारे माइंड में भी होती है, लेकिन टोटली लैंग्वेज हमारे, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि नॉर्म चॉम्स्की ने कहा है कि लैंग्वेज जो हमारी बिल्डअप होती है वो हमारे ब्रेन से ही होती है। लेकिन सर जो थ्योरी बीएफ स्किनर की है वो भी सर देखा जाए तो वो ठीक कह रहा है कि लैंग्वेज जो है हमारे सराउंडिंग से हमें भी आती है सर। अब देखिए एक बच्चा अगर बेशक एक बच्चा इधर पाकिस्तान कम्युनिटी में सर अगर उसकी बर्थ हुई है तो वो बाहर के मुल्क में सर उसे कोई अडॉप्ट कर लेता है, तो सर उसके जो उसकी बर्थ है वो तो पाकिस्तानी कम्युनिटी में हुई है, लेकिन वो जो है सराउंडिंग से सर इंग्लिश ब्रिटिश लैंग्वेज सीखेगा ना सर। अच्छा अहमद, बिल्कुल आप ठीक है। तो नॉर्म चॉम्स्की भी यही कह रहे हैं। वो तो ये नहीं कहते हैं कि ये तो एक और चीज़, जैसे हम कहते हैं कल्चरल ट्रांसमिशन, कि लैंग्वेज कल्चरल ट्रांसमिशन से आती है। यानी आप एक बच्चा अगर पाकिस्तान में पैदा हुआ और उसको वो चला जाता है बाहर के किसी मुल्क में, उठा उसको ले जाते हैं यानी परवरिश के लिए, लेट्स से, ठीक है। तो वो उस कल्चर की ज़बान सीखेगा जिसमें वो जिसमें उसकी परवरिश हो रही है। तो ये तो इसे कहते हैं कल्चरल ट्रांसमिशन। लेकिन वो लैंग्वेज तो ज़रूर सीखेगा ना। नॉर्म चॉम्स्की कहते हैं कि एक बंदर का बच्चा जो है अगर पाकिस्तान में पैदा हुआ, आप यूँ समझिए बंदर का बच्चा, ठीक है, और उसको वो ना पाकिस्तानी की लैंग्वेज बोलेगा, अगर उसको फ्रांस ले जाया जाए ना वो फ्रेंच बोलेगा। एक मिनट वेट करें, ठीक है। लेकिन इंसान का बच्चा अगर पाकिस्तान में पैदा हुआ है, या वो कोई पाकिस्तानी लैंग्वेज बोलेगा, अगर वो फ्रांस में चला गया, जर्मनी में चला गया, वो कोई जर्मन लैंग्वेज बोलेगा, लेकिन लैंग्वेज वो ज़रूर बोलेगा। नॉर्म चॉम्स्की कहते हैं कि हमारे अंदर एक अपरेटस है लैंग्वेज का, कि हमारा जो बच्चा है वो लैंग्वेज ज़रूर बोलेगा, ठीक है। तो वो जो डिनाई नहीं करते हैं सर कि एक बात लैंग्वेज, ठीक है अमन, यानी वो ये बात खुद भी इतनी कहते हैं कि एक्सटर्नल जो स्टिमुलस होता है, ये 3 चीज़ें आप समझें। एक है कल्चर ट्रांसमिशन, कि लैंग्वेज जो है कल्चर से आती है। ये बात तय है कि आप जिस कल्चर में पले बढ़ेंगे वो लैंग्वेज बोलेंगे। ये नॉर्म चॉम्स्की भी कहता है, हर कोई कहता है। दूसरा वो नॉर्म चॉम्स्की ये कहता है कि एनवायरनमेंट जो होता है, पेरेंट्स जो होते हैं, वो अगर लैंग्वेज बिल्कुल ना बोलें बच्चे के साथ, नॉर्म चॉम्स्की भी कहता है बच्चा नहीं बोलेगा। यानी वो नॉर्म चॉम्स्की कहता है कि इनपुट का तो रोल है, लेकिन ये कहना है कि सारा कुछ पेरेंट्स ही पढ़ाते हैं, सारा कुछ माहौल ही पढ़ाता है, ये गलत है। वो कहता है नहीं, 80% 90% दिमाग के अंदर है और बाहर से सिर्फ थोड़ा आता है। यानी नॉर्म चॉम्स्की हरगिज़ ये नहीं कहता, ये इल्ज़ाम नॉर्म चॉम्स्की को ना दें कि भाई वो कहता है जी नहीं बी एफ स्किनर गलत है। वो कहते हैं बी एफ स्किनर भी ठीक है, लेकिन बी एफ स्किनर ये कहते हैं सारा कुछ ट्रेनिंग से आता है, सारा कुछ माहौल से आता है। जब इसके नॉर्म चॉम्स्की कहते हैं नहीं भाई, सारा कुछ माहौल से नहीं आता, अंदर से भी आता है, ठीक है। ओके जी अमन, इस पे बात करेंगे बाद में। अब एक और किसी से बात करते हैं। आशर है, आप बोलें जल्दी से। आशर है, आप बोलें। शाहबाज 4 CGPA, जल्दी बोलें। या जैनब तायर, दोनों में से कोई बोले जल्दी से, टाइम खत्म होने वाला है। जैनब तायर और आशा, अरे आप अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक क्विक प्लीज, वरना फिर आपकी एब्सेंटी लगेगी आज। जैनब तायर आप बोलें, अनम्यूट योरसेल्फ। जैनब तायर, अच्छा चले, आशर है, आपने हाथ खड़ा कर दिया। ओके आशर है, आप स्पीक प्लीज। चले आशा बोले प्लीज, अनम्यूट करें अपने आप को, मैंने क्लिक कर दिया है, जल्दी करें। अस्सलाम वालेकुम सर। आशा पहले ये सर बात मैं ये बताएं, बोलना आशा स्टॉप प्लीज। आशा ये बताएं कि पहले आप खुद क्यों नहीं वॉलंटरीली क्यों नहीं बोलते हैं आप लोग, आप और जैनब हैं, आप लोग खुद बोला करें ना। जैसे अभी अहमद ने बात किया, सवेरा ने बात की है, ये हमेशा बेटा कोशिश किया करो खुद बोला करो। अच्छा चले बोले अभी। ओके सर। सर टुडेज लेक्चर इज वेरी क्लियर टू मी, बट सर एक क्वेश्चन मेरे माइंड में है कि जब तक बी एफ स्किनर ने और नॉर्म चॉम्स्की ने अपनी अपनी इसके बारे में
वो दी थी, राय दी थी कि बी एफ स्किनर ने जैसे मतलब बोला था कि लैंग्वेज सारी यानी कि एनवायरनमेंट से लेते हैं और